दिल्ली ने धो डाला मुंबई इंडियंस को, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात को उन्हीं के घर में राजस्थान ने मात दी। तो आज बात करते हैं इन्हीं 2 मैचों का, और इन्हीं 2 मैचों का रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या-क्या चीज़ें आने वाले समय में हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच से, जहाँ पे अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। और एज़ यूजुअल आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव ने कहा, और या फिर जो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग ही करता, और उन्होंने कहा कि मैं बैटिंग ही करता। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग जब स्टार्ट किया तो ठीक ठाक सा स्टार्ट था। फिर उसके बाद रिकल्टन आउट हो गया। रिकल्टन मुझे लगता है आने वाले कुछ मैचों के बाद, वैसे देखिए पहले मैच में उसने परफॉर्म किया, लेकिन केकेआर के अगेंस्ट वैसे परफॉर्म किया। फ्लैट विकेट थी, और दूसरा चीज़ केकेआर के पास कोई उतना अच्छा अटैक भी नहीं है बॉलिंग का। अगर आने वाले कुछ मैचों बाद अगर ऐसे ही फ्लॉप चलते रहें तो हो सकता है उनको क्विंटन डिकॉक रिप्लेस कर दें, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक प्रूवन मैच विनर है मुंबई इंडियंस की तरफ से। उन्होंने उसके साथ ट्रॉफी भी जीती है, और रोहित शर्मा के साथ काफ़ी मैचेस में उन्होंने ओपन भी किया है। तो अगर वो रिप्लेस करते हैं तो उसमें कोई सरप्राइज़ मत होइएगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा थोड़े ठीक थे, थोड़े उतने लय में नहीं देखे जितना लय वो पिछले मैच में दिखे थे। एक मोमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने कुलदीप यादव की गेंदबाजी का सामना करते हुए एक दिल्ली कैपिटल्स का एक रिव्यू भी वेस्ट कराया, क्योंकि उनको पता था कुलदीप यादव थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट वो रिव्यू कैप्टन से लिवा लेते हैं। तो वहीं अब देखे थे सूर्य कुमार और रोहित शर्मा ने तो कुछ सूर्य कुमार यादव से पहले मैं तिलक वर्मा के बारे में आना चाहिए। तिलक वर्मा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं काफ़ी समय से, खासकर जब से वो इंजरी के बाद से वापस है। अब क्या वो इंजरी में फिट होने में थोड़ी जल्दबाजी की थी, क्या नहीं की थी? आई होप कि जल्दबाजी ना की हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जब उनको इंजरी हुई थी तो वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ था उसमें। शुरू के कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनको इंजरी थी। और उसके बाद अगर मेरे ख्याल से उसी से वक्त श्रेयस अय्यर को रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा गया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जल्दीबाजी ना की हुई तो बेहतर हो, क्योंकि थोड़ा क्योंकि हो सकता है इनसिक्योरिटी या फिर कुछ भी हो सकता है। आई होप कि जैसे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन तब से वो ना उतने लय में दिख रहे हैं, ना उतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनकी बैटिंग में। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में भी वो स्टार्टिंग में उतने लय में बैटिंग नहीं कर रहे थे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग नहीं कर रहे थे। आखिरी के सुपर 8 के कुछ मैचेस में सेमीफाइनल में उन्होंने रन बनाए और कुछ बाउंड्रीज लगाए नहीं थे। तो उन्होंने वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में से काफ़ी स्लो बैटिंग, जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था, और जेन्युइन क्रिटिसिज्म था कि आप इतनी अटैकिंग टीम होने के बावजूद, सब जो इंटेंट के साथ खेलते, आप इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं। और एक बार फिर देखा गया कि इस मैच में वो 0 पे आउट हो गए, स्लोअर बॉल को पिक नहीं कर पाए मुकेश कुमार के। और मुकेश कुमार ने क्या बॉलिंग की भाई, मुकेश मैकग्राथ जैसा कि दिल्ली फैंस उनको कहते हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मुंबई थोड़ा, मुझे लगता है पावर प्ले स्लो भी खेली, थोड़ा रिलैक्स लगा मुंबई का बॉडी लैंग्वेज। मुझे सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा, मुंबई का बॉडी लैंग्वेज पता नहीं क्यों इतना डल और नीरस था। और एक वजह हो सकता कि सबसे बड़ा रीज़न हार्दिक पांड्या। इतने उन्होंने मैच नहीं खेला, थोड़ा किसी इंजरी की वजह से मेरे ख्याल से। तो हार्दिक पांड्या का एब्सेंस साफ दिख रहा था मुंबई इंडियंस के खेमे में। और एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो एज ए लीडर भी, एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर, एज ए बैटर, हर तरफ से वो हार्दिक पांड्या के एक अलग ही फोर्स का काम करते हैं। और मुझे लगता है उनका एब्सेंस साफ दिख रहा था मुंबई इंडियंस पर। मुंबई इंडियंस फिर रोहित शर्मा कुछ देर बैटिंग की, अक्षर पटेल ने उनको आउट कर दिया। और अक्षर पटेल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, रोहित शर्मा भी स्ट्रगल करते हैं, सूर्य कुमार यादव भी स्ट्रगल करते हैं। तो और रदरफोर्ड आए बैटिंग करने, लेकिन सिर्फन रदरफोर्ड कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और बड़ी अच्छा कैच लिया मुकेश कुमार ने बाउंड्री पे। हो सकता है अगर आने वाले समय विल जैक्स शायद रिप्लेस कर दें, लेकिन विल जैक्स मेरे ख्याल से इंजर्ड है या फिर कुछ दिक्कत है। उसके बाद आप देखें नमन धीर है, नमन धीर भी कुछ खास कर नहीं पाए। थोड़ी मुंबई इंडियंस एक्चुअली में कहीं उनकी पारी वो टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। आप देखेंगे तो पूरी पारी कहीं टेक ऑफ नहीं कर पाती है, और बड़ी बचते बचाते किसी तरह 162 तक पहुंचते हैं मुंबई इंडियंस। सूर्य कुमार यादव ने 50 लगाई, लेकिन उस लय में नहीं थे। ये लय में काफ़ी समय से नहीं है। सीरीज में न्यूजीलैंड सीरीज में थोड़े लय में दिखे थे, उसके बाद से लय में नहीं दिख रहे हैं। अगर उसके बाद देखा जाए तो इस सीजन की सबसे स्लोवेस्ट 50 भी 35 बॉल पे बनाई, मतलब किसी बैटर के द्वारा। और नमन मुंबई इंडियंस
को मुझे लगता है थोड़ा अगर 15-20 रन या एटलीस्ट एटलीस्ट 15 एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्कोर रहता, लेकिन 162 इतना कोई टफ स्कोर नहीं था ये देखने को, ये देख के ही लग रहा था। उसके बाद लेकिन हाँ, दिल्ली की पुरानी आदत है कि जो काम आसानी से हो सकता है, थोड़ा संयम बरत के हो सकता है, तो उसको भी वो मुश्किल से ही करते हैं। केएल राहुल डाउन द लेग साइड जाती हुई बॉल पे आउट हो गए हैं। थोड़ा किस्मत भी साथ नहीं था, लेकिन उनको स्कोर करना पड़ेगा। पहले मैच में 0, इस मैच में 1, फिर उसके बाद नीतीश राणा का तो मैं के बारे में पहले से ही कह रहा हूँ। अगर आप नहीं मानते तो पिछले वीडियो जाकर देखें, मैं नीतीश राणा के बारे में ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणा एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा प्लेयर है और पास्ट में मैचेस भी जीता है, लेकिन उनसे अच्छा करंट अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभिषेक पुरोहित बैठे हैं, आशुतोष शर्मा है, वगैरह वगैरह, ये सब प्लेयर्स है, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन नीतीश राणा को अब ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। आई होप कि वो डिलीवर करें क्योंकि दिल्ली को ज़रूरत है। लेकिन इस मैच में भी एक बड़ी गंदी रनिंग बिटवीन द विकेट का नज़ारा पेश किया और रन आउट हो गए। और हो सकता है अगर आने वाले समय उनकी जगह अभिषेक पुरोहित को चांस दिया जाए तो अच्छी बात होगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश राणा उस तरह से क्रिकेट T20 क्रिकेट में अभी वो रन या फिर स्कोर नहीं कर रहे हैं जैसा कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद निशंका ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, थोड़ा ब्रेक हुआ, उसके बाद ब्रेक ख़त्म होते ही वो आउट हो गए जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद। फिर उसके बाद आप देखें तो रिजवी, थोड़ा मैं सरप्राइज़ भी हुआ इस बात से क्योंकि रिजवी ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की, लेकिन इस मैच में भी अच्छी बैटिंग की, और इस वजह से सरप्राइज़ की कि मुंबई इंडियंस एक बड़ी टीम है और बड़ी टीम तैयारी करके आती है और वो तैयारी करके भी आए होंगे, लेकिन समीर रिजवी ने उन सभी सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की समीर रिजवी ने। एक बार फिर से अपनी टीम को मैच जीता और लगातार 3 मैच में 3 50 3 मैन ऑफ द मैच समीर रिजवी की आखिरी 3 आईपीएल मैचों की ये कहानी है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया, लगातार 3 मैन ऑफ द मैच जीतने का। ये मेरे ख्याल से 8वां या 9वां प्लेयर बने जिन्होंने लगातार 3 मैन ऑफ द मैच जीते। और लेकिन एक चीज़ मैं हल्का सा ऐड करना चाहूँगा कि समीर रिजवी स्टार्टिंग के जो 10 हो गए, 15 बॉल्स हो गए, इस पे थोड़ा वो समय लेते हैं, उसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। आपने दोनों पारियों में देखा होगा। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को अगर वो फिक्स कर लें तो क्योंकि बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में अगर समय ना लें और स्टार्टिंग से ही इंटेंट को दिखाते रहें और इंटेंट के साथ बैटिंग करें तो अब अच्छा हो, क्योंकि अगर अगर वो उस मोमेंट पे आउट हो जाते हैं तो कहीं न कहीं टीम पे प्रेशर पड़ता। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा, एक समय 9 बॉल पे 3 रन पे थे, एक समय मेरे ख्याल से 17 बॉल पे कुछ 12-13 ऐसे कुछ था, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे ही कुछ था, हाँ। तो इसको थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बंदा बैट स्विंग बड़ी शानदार है ये समीर रिजवी की, और हिटिंग एबिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई समीर रिजवी ने। मुंबई की बॉलिंग बुमराह के साथ भी उतनी थ्रेटनिंग नहीं लग रही है, क्योंकि आप देखें तो पिछले मैच में भी केकेआर ने 220 कर दिए थे, हालांकि वो पाटा विकेट था, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ इस विकेट पे तो फिर भी बॉलर्स के लिए कुछ था। ये नॉर्मल 200 220 25 30 वाला विकेट नहीं था, ये 175 80 इस टाइप का विकेट था, जहाँ पे बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली के बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। आप देखे थे मुकेश हो गया, अक्षर हो गया, एनगीडी हो गए, फिर कुलदीप हो गए, इन सब ने अच्छी बॉलिंग की। अगर देखा जाए फिर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कोई खास कुछ खतरनाक लगा ही नहीं, चाहे वो दीपक चहर हो, बुमराह हो, कॉर्बिन बॉश को खिलाया गया हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट जब बाहर हुए तो कॉर्बिन बॉश को खिलाया गया, जो कि उतने थ्रेटनिंग नहीं लगे। मुझे लगता है बोल्ट को खेलना चाहिए था, क्योंकि मुंबई इंडियंस को ज़रूरत है बुमराह को कोई सपोर्ट करे। कॉर्बिन बॉश उस लेवल कॉर्बिन बॉश एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन वो आपको एक बॉलर की ज़रूरत है। आपने दीपक को खिलाया, आपके पास शार्दुल जो कि हिट एंड मिस रहते हैं ज़्यादातर, वो कभी आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं, कभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका वो उतने कॉन्फिडेंस देने वाले बॉलर नहीं है शार्दुल ठाकुर। फिर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस डीसी ने चीज़ को काफ़ी इजीली ख़त्म कर दिया, और मिलर्स के साथ मिलके समीर रिजवी को और एक और चीज़ देखना चाहिए था कि मैच फिनिश करके जाते तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, क्योंकि रन कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था, बॉलें काफ़ी पड़ी थी। सॉरी, माफ कीजिएगा, बॉटल गिर गया मेरा, वही आवाज़ किया था। फिर अगर एक और चीज़ में अगर रन कुछ, हाँ, समीर रिजवी को फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि रन उतने ज़्यादा थे नहीं। आपको थोड़ा रिस्क लिए बिना भी रिस्क ना लिए बिना भी वो मैच को फिनिश कहीं ना कहीं कर सकते थे, और तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ, तो ये चीज़ अगर अपने अंदर डाल लें तो और बेहतर हो जाएंगे। बाकी
देखा जाए तो मुंबई दिल्ली 2 मैचों में 2 जीत चुका है, तो वहीं मुंबई इंडियंस को 2 मैच में 1 जीत और 1 हार मिल चुकी है। चलते हैं दूसरी मैच की तरफ, जहाँ पे राजस्थान ने गुजरात टाइटंस को हराया उनके घर में ही। यहाँ पे भी पहले मैच में भी अच्छा, पिछले मैच में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मुंबई इंडियंस जीतेगा, मुंबई इंडियंस हार गया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था हार्दिक पांड्या का ना खेलने का कारण। बहुत अब देखें, इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेले, अगले मैच में सुमन गिल नहीं खेले। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सुमन गिल जैसे ही नहीं खेले, सुमन गिल मिस कर दें, उनके जो राशिद खान कैप्टन थे। और उसके बाद देखें तो राजस्थान जब बैटिंग करने टॉस जीतकर रियान पराग ने बैटिंग का फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला था। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर ये, मुझे लगता है बहुत सारी टीमें ये इस्तेमाल करेंगी कि गुजरात के अगेंस्ट आप बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दे, 215, 20, 25, 30 जितना बना दे, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर तो है नहीं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप जाके देखिए प्लीज़, क्योंकि मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि नहीं है गुजरात के पास वो मिडिल ऑर्डर या फिनिशिंग पावर जो अन्य टीमों के पास, बहुत सारी टीमों के पास है। तो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारी टीमें उठाएंगी मुझे लगता है। और लेकिन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान ओपनिंग करने आए राजस्थान की तरफ से कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, और दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग की। सूर्यवंशी हाँ, हालांकि पिछले मैच की जैसे लय में नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है काम करके आएंगे, बाकी टीम हर मैच में एक जैसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान को अच्छा स्टार्ट मिला। और सिराज को, लेकिन एक चिंताजनक बात है कि सिराज को शुरू में विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको ये ठीक करने की ज़रूरत है। बटलर ने काफ़ी कैचेज़ छोड़े, मेरे ख्याल से 2 कैचेज़ बटलर ने छोड़े। फिर राशिद खान से भी 1 रन आउट छूटा था। बाकी एक चीज़ में वैभव सूर्यवंशी का रिस्ट वर्क बड़ा शानदार है वैभव सूर्यवंशी का। और इसका नज़ारा मुझे लगता है, एक शॉट मिला था मेरे को, अपर कट उन्होंने कुछ ऐसे किया था, अपर कट ही किया था, बड़ी शानदार ज़बरदस्त रिस्ट वर्क के साथ। फिर आप देखें ध्रुव जुल तीसरे नंबर पे हैं, रियान पराग आते पहली बॉल छक्का, लेकिन उसके ज़्यादा टिके नहीं, आउट हो गए। हेटमायर ने अच्छी बैटिंग की, हेटमायर के एक जगह आउट होने से बच गए, जहाँ पे गुजरात को रिव्यू लेना चाहिए था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हेटमायर ने मेरे ख्याल से अच्छे 2 छक्के भी लगाए, अच्छे तेज 8 बॉल पे कुछ 18 करके वो चले गए, वो उसका खामियाजा भुगता राजस्थान गुजरात ने, मैच के एंड में हमने देखा। फिर उसके बाद सिराज भी एक मेरे ख्याल से कैच छोड़े थे, जुरेल ने हाफ सेंचुरी बड़ी अच्छी बनाई। और सब बॉलर्स ने गुजरात के सभी बॉलर्स को विकेट मिले, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव रहे, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो। अशोक शर्मा की मैं बात करना चाहूँ, अशोक शर्मा बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट फॉर पेस बॉलिंग। इस बंदे के अंदर पेस है, और ये उमरान मलिक जैसा नहीं है। मैं एक बार बोलना चाहूँ, उमरान मलिक थे, उनके पास पेस लाइन बिल्कुल ढंग का नहीं रहता था, इधर उधर बॉलिंग रहती थी। और लेकिन अशोक शर्मा वैसे नहीं है। अशोक शर्मा अगर ये रेगुलर खेलता है बंदा, ये बंदा देख के लग रहा है कि अगर ये अपने बॉलिंग लेंथ पे काम करके सुधार सकता है। इसके साथ अगर कोई ऐसा जुड़ जाए या फिर इसको मदद करने वाला ऐसा रहे जो इसको लाइन लेंथ ठीक कर दें, तो ये अशोक शर्मा ये बहुत अच्छा इंडिया के लिए एसेट बन सकते हैं, क्योंकि पेस है बंदे के पास। 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बॉल भी डाली थी, वो मेरे ख्याल से उनकी स्पेल की आखिरी बॉल थी, बड़ी ज़बरदस्त। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा अशोक शर्मा, काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट वाला बंदा है, लड़ने वाला बंदा है, तो अच्छा बॉलर लगा मुझे। पिछले मैच में भी हमने देखा ही था। फिर अब गुजरात की चेज की बात करें तो सुमन गिल थे नहीं, साई सुदर्शन के पार्टनर, तो उनकी जगह कुमार कुशाग आए थे, और उन्होंने साई सुदर्शन का अच्छा साथ दिया था, जितना भी लड़का खेला अच्छा साथ दिया। साई सुदर्शन ने डाउन द ग्राउंड जो भी उनका खेलने का तरीका है, परिचित अंदाज में ही बड़ी अच्छी बैटिंग की साई सुदर्शन ने एज यूजुअल। फिर उसके बाद राजस्थान की तरफ से भी ओपनिंग करते हुए जायसवाल ने बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई थी, और यहाँ पे साई सुदर्शन ने भी हाफ सेंचुरी बनाई। कुमार कुशाग्र शॉट उनका अच्छा कनेक्ट हुआ था, लेकिन वो बाउंड्री पे आउट हुए हैं, हेटमार ने बड़ा अच्छा कैच लिया था। गुजरात अगेन वंस अगेन इतना अच्छा स्टार्ट के बाद, पिछले मैच में भी हुआ था, इस मैच में भी हुआ कि अच्छा स्टार्ट मिला, फिर कोलैप्स हो गए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर है नहीं। इन्होंने ऑक्शन टेबल पे कुछ किया नहीं था, ऑक्शन टेबल पे बैठ के जेसन होल्डर 10 करोड़ का उठाया था, उसको खिलाने रहे। जो इनके पास प्लेयर था सिरफन रदरफर्ड, उसको मुंबई इंडियंस को दे दिया, उसका कुछ बैकअप लिया नहीं। तो आप अगर, और फिर आप फ्रॉड मैं बोलना चाहूँगा शाहरुख खान को, मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि आप कब डिलीवर करोगे? आप लगभग 5 साल से आईपीएल खेल रहे हो, इतने पैसे आपको मिलते हैं, आप इसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं?
आप कब अपने टीम्स को मैचेस जिता के देंगे? आप यही भाई शाहरुख, यही मौके होते हैं हीरो बनने के। मेरे ख़्याल से एक समय आया था जब 33 बॉल पे 56 चाहिए रहता, आप और राशिद खान थे। जबकि राशिद खान वहाँ से लेके आखिरी तक चले गए थे। आप तो एक प्रॉपर बैटर के तौर पे खेल रहे हो। आप तो मेरे ख़्याल से बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन आपसे टीम में बॉलिंग कराती ही नहीं है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कब आप ऐसे मैचेस को जिताओगे? जब तक नहीं जिताओगे तब तक आप बड़े प्लेयर्स नहीं बन सकते। कब आएगी गेम अवेयरनेस? आप बस टीम्स को जीते हुए मैचेस को भी आप लोग हरवा दे रहे हो। आपको जिताना पड़ेगा। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर। गिलेन फिलिप्स की भी मैं बात करना चाहूँगा। इनको काफ़ी इन वन मैं पहले सबसे साफ बोल दूँ, गिलेन फिलिप्स वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। वो अच्छे प्लेयर हैं। उसके उनके पास हिटिंग एबिलिटी है, डाइव करते हैं, अच्छे लंबे छक्के मार सकते हैं, इनिंग्स को मैचेस जिता भी सकते हैं। लेकिन आपको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेफ्टी बैटिंग कर लूँगा, बैठ के भाग लूँगा, ये सब ठीक है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जिताना चाहिए था मैच। इतना कोई ऐसा कुछ वो सिचुएशन नहीं था, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन नहीं था। क्योंकि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो, फैफ डू प्लेसिस हो, केन विलियमसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, या फिर ये जॉस बटलर हो, ये सब प्लेयर्स इतने बड़े आईपीएल के लेजेंड क्यों बने? क्योंकि इन्होंने मैचेस जिताए हैं। और कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स को इन सब से सीखना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स को भी हमेशा लोग बात करते हैं मौका नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने भी डिलीवर नहीं किया आज के दिन। बाकी अगर देखा जाए तो राशिद खान का कोशिश अच्छा किया है। राशिद खान ने और रबाडा ने मिलकर बड़ी अच्छी कोशिश की। गुजरात एक समय 107 पे 2 था, 127 पे 3 था, और उसके बाद 161 पे 7 हो गया। उस मतलब ये कोलैप्स इतना गंदा कोलैप्स था कि जीता हुआ मैच उन्होंने राजस्थान की झोली में डाल दी। फिर मैं बात करना चाहूँगा रवि बिश्नोई की। रवि बिश्नोई के लिए मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि रवि बिश्नोई एज ए मतलब बॉलर मुझे बहुत पसंद है। ये मैं इनको अंडर 19 के डेज से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, जब ये इंडिया के लिए 2020 में मेरे ख्याल से इन्होंने इंडिया के लिए खेला था अंडर 19 में। लेकिन उसके बाद पंजाब गए, पंजाब से लखनऊ, लखनऊ से अब राजस्थान। तो लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है रवि बिश्नोई। और रवि बिश्नोई अपने क्या कहते हैं, अपने ही एक रिडेम्पशन आर्क की तरफ कहीं न कहीं हैं। उन्होंने पिछले से कुछ समय से उनको उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई थी, विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन 4 ज़बरदस्त विकेट लेके गुजरात की मिडिल ऑर्डर ही यानी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग मुझे लगी रवि बिश्नोई की। रन थोड़े गए, लेकिन ठीक है, विकेट लेके मैच जीता है। बाकी राजस्थान को बट जोफ्रा आर्चर को विकेट नहीं मिले, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छी बॉलिंग की। और सरप्राइज़ फिर मैं राशिद खान रबाडा की थोड़ी तारीफ़ करना चाहूँ, खासकर रबाडा की। रबाडा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जितना उतना उम्मीद में नहीं उससे अच्छी बैटिंग। लेकिन हाँ, वो हैंडी प्लेयर है, वो बीच में आखिर में कुछ छक्के या चौके मारते हैं, अक्सर हमने देखा है। फिर उसके बाद बात की जाए राशिद खान का एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर 30 बॉल पे 110 चाहिए तो बंदा इतना कुत्ते की तरह पीट देगा कि लगेगा कि भाई कुछ बॉल इसको और मिलती तो मैच जिताता था। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा जब जीताने का चांस रहता है, अगर 30 बॉल 50 चाहिए, 20 बॉल 35 चाहिए, जहाँ पे आप मतलब लगता है कि हाँ जिता सकते हैं, तो वो नहीं जिता पाते हैं। आपको फिनिश करना चाहिए था ये मैच। इतना करीब ले जाके आप वही फिर से ऑरा फार्मिंग शॉट वाले हेलीकॉप्टर शॉट्स ट्राई कर रहे थे, या फिर जो भी ट्राई कर रहे थे, फिर स्कूप ट्राई करना, ये सब नहीं करना चाहिए था। तो आप नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते तो कहीं ना कहीं गुजरात ये मैच जीत जाता, लेकिन नहीं जीत पाया। लेकिन हाँ, आपकी क्लोज ले जाने के लिए मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। लेकिन अब ऑन पेपर यस आप 25 साल के हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब आप आईपीएल के एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुके हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी खेल चुके हैं, तो आपको ये मैचेस जिताना चाहिए था। लेकिन चलिए, आप आई होप कि इससे सीखें और आगे अपनी टीम को मैचेस जिताएँ। बाकी रबाडा ने अच्छी बैटिंग की। गुजरात ऑन दी अदर हैंड ये 2 मैच में 2 हार चुके हैं, राजस्थान 2 मैच में 2 जीत चुके हैं। लेकिन बाकी अगर मेरे ख्याल से हाँ, तेवतिया का मैं बात छूट गया। तेवतिया, राहुल तेवतिया, बंदा कुछ समय से लय में नहीं दिख रहा है कि गेंदें इनको मिलती नहीं है। आप आखिर में कुछ भेज देते हैं कि जाइए कुछ चमत्कार करके दिखाइए, थोड़ी इनको गेंदें देनी पड़ेंगी। लेकिन इस मैच में गेंद थी तो आउट हो गए। फिर शाहरुख खान, एक और बार फिर से जिक्र करें, क्योंकि उन्होंने दिमाग ख़राब करके रख दिया है भाई। रन आउट, इतना गंदा रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले तो आपने जडेजा पे इतना बड़ा रिस्क लिया। आप डाइव तक जडेजा पे आपको इतने बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, जब आपको पता था कि आप एकमात्र बैटर बचे हैं अपनी टीम की तरफ
की तरफ से, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ी और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सरप्राइज़िंगली मैं ये कहना चाहूँगा कि रियान पराग ने आखिरी ओवर नांद्रे बर्गर की जगह तुषार देशपांडे को चुना और तुषार देशपांडे ने मैच डिलीवर किया राजस्थान के लिए और उन्होंने मैच जिताया। तो कहीं न कहीं वैसे आप देखें तो चेन्नई फैन्स काफ़ी उदास होंगे, क्योंकि चेन्नई के फैन्स समीर रिजवी ने दिन में मैच जीता और यहाँ पे शाम को तुषार देशपांडे ने, और इनको ये चेन्नई में थे और चेन्नई ने रिलीज़ कर दिया। और ये सब चीज़ें पहले आरसीबी के बारे में सुनी जाती थी, क्योंकि वो जिनको छोड़ देते थे वो प्लेयर्स जाकर दूसरे टीम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। फिर आरसीबी फैंस देख के थोड़े उदास होते थे कि यार हम हमारे लिए परफॉर्म नहीं किया या फिर जो भी है, और अभी वो चेन्नई फैंस फील कर रहे हैं। बाकी मैच में हमको लगता है सारी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। दिन में मैं आपको प्रीव्यू दूंगा। कल दो बड़े ज़बरदस्त मैच हैं। दिन में एलएसजी वर्सेस एसआरएच, शाम को ब्लॉकबस्टर आरसीबी वर्सेस सीएसके। इन दोनों मैचों का प्रीव्यू मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टिल देन टाटा।